हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास हम लोग लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ लिया गया है कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर की साइज सबसे कम होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 2 केवीए 50 हर्ट्ज, 2 केवीए 100 हर्ट्ज, 2 केवीए 200 हर्ट्ज, 2 केवीए 400 हर्ट्ज। केवीए रेटिंग सबकी सेम है। 2 केवीए का ट्रांसफार्मर है, प्रत्येक ट्रांसफार्मर 2 केवीए का है, लेकिन आवृत्ति का मान अलग अलग है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, आप लोग को मालूम है। अब देखिए, साइज़ किसकी कम होगी ट्रांसफार्मर की। याद रखिएगा, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसकी साइज़ सबसे कम होगी, क्योंकि आवृत्ति और साइज़ में रिलेशन होता है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी मशीन की साइज़ के। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 400 हर्ट्ज दी हुई है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसकी जब फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी साइज़ सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 केवीए और 400 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी की साइज़ सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 3200 वाट है। यदि लोड आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। देखिए, कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस ये होता है आई स्क्वायर आर के रूप में होता है। आई स्क्वायर आर हीट के फॉर्म में एक लॉसेज होता है वाइंडिंग में, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। वो होता है आई स्क्वायर आर के फॉर्म में। आई होता है लोड। तो देखिए, यहाँ पे लोड को आधा किया जाएगा। जब लोड आधा कर दीजिए तो आई की जगह 1/2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉपर लॉस चेंज होता है। 3200 वाट दिया हुआ है, लोड आधा करने के लिए बोला था हमने, आई बराबर 1/2 रख दिया, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो कॉपर लॉस दिया हुआ है 3200 वाट, इसको यहाँ पर रख लीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3200/4 आ जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो 4/32 कितना मिल जाएगा, 800 वाट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी हानि लोड के साथ बदलती रहती है। देखिए, ट्रांसफार्मर में 2 तरीके के लॉसेज होते हैं। एक होता है आयरन लॉस, जो कि लोड के साथ चेंज नहीं होता है। आयरन लॉस में 2 तरीके के लॉसेज आते हैं। एक होता है भंवर धारा हानि, एक होता है हिस्टैरिसीस हानि। इन दोनों हानि को मिलाकर बोला जाता है कौन सी हानि, आयरन हानि। अब देखिए, कौन सी हानि लोड के साथ बदलेगी, तो ये हानि तो नहीं बदलेगी, आयरन हानि नहीं बदलती, हमने बताया। भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि, ये दोनों क्या है, भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि आयरन लॉस के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोड के साथ नहीं बदलेंगे। अब कौन सी हानि बदलेगी, ऑप्शन नंबर डी कॉपर हानि। जैसा कि अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि लोड के साथ जो होता है कॉपर लॉस वेरी कर रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। शेयरिंग ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए, मेजरमेंट आप लोग पढ़े होंगे। मेजरमेंट में बहुत से ब्रिज होते हैं, जैसे केल्विन का डबल ब्रिज लो वैल्यू को रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, मैक्सवेल ब्रिज होता है, बहुत से ब्रिज होते हैं। शेयरिंग ब्रिज एक होता है। तो शेयरिंग ब्रिज क्या मापता है, प्रेरकत्व को मापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज उपयोग कर सकते हैं। प्रतिरोध मापना, व्हीटस्टोन ब्रिज उपयोग कर लीजिए। पारस्परिक प्रेरण को मापना है, इसके लिए भी कोई ब्रिज उपयोग होगा, लेकिन शेयरिंग ब्रिज का उपयोग नहीं होगा। पारस्परिक प्रेरण का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस ब्रिज के द्वारा प्रेरकत्व का मापन किया जाता है। वेन ब्रिज के द्वारा, याद रखिएगा, आवृत्ति का मापन किया जाता है। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा डाइलेक्ट्रिक लॉस या कैपेसिटेंस का मेजर किया जाता है। मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस को मापा जाता है। और दिया हुआ है मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा इंडक्टेंस या प्रेरकत्व को मापा जाता है। तो यही पूछा है, प्रेरकत्व का मापन कौन करेगा, मैक्सवेल ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस तरीके से इसकी 4 भुजाएं होती हैं, आप लोग को मालूम होगा। और यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इसमें बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन आती है, यहाँ से सप्लाई दे दिया जाता है। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा था, प्रेरकत्व मापना था इंडक्टेंस, हमने मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग कर लिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना होता है। देखिए, अभी जैसा कि हमने बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से होगा। 4 भुजाएं होती हैं और इन भुजाओं को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है और यहाँ पर दिया जाता है सप्लाई। देखिए, एक होती है इसकी अनबैलेंस कंडीशन, एक होती है बैलेंस कंडीशन। जैसे इसका मान लीजिए पी क्यू आर एस मान लें,
अगर हम लोग बैलेंस की कंडीशन में देखेंगे, देखिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बैलेंस की कंडीशन में अगर आप लोग देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान हो जाएगा 0। तो यही पूछा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब बैलेंस, गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं इस तरीके से आते हैं, आप लोग से बोला जाएगा कि ये संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बताइए इनमें से 3 रेजिस्टेंस का मान दे देगा। मान लीजिए पी क्यू आर का मान दे दिया, इसका मान पूछ दिया। ये 4 रेजिस्टेंस है, एक का मान पूछ देगा। तो होता क्या है कि जब ये 0 हो जाएगा बैलेंस की कंडीशन में, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। आमने सामने का जो प्रतिरोध है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए पी इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू इंटू एस। इस तरीके से हम लोग यहाँ से कोई भी एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 दिया होता है, तो ये होता है बैलेंस की कंडीशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में, प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंडक्शन मोटर, उसमें स्लिप दे दिया है 2%। स्लिप को ऐसे लिखते हैं, वो दिया वो 2%, तो इसको 2/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो। और रोटर पर इनपुट पावर दिया हुआ है कितना, 200 वाट। तो रोटर का कॉपर लॉस बताना है कितना होगा। देखिए रोटर की जो कॉपर हानि होती है, रोटर कॉपर लॉस, इसका फार्मूला होता है एस इंटू रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, स्लिप का मान दिया हुआ है 2/100, 2% है तो परसेंट को आप लोग चेंज करेंगे, 2/100 होगा। रोटर का इनपुट पावर कितना है, 200। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से 2 0, यहाँ पे बचेगा कितना, 4 वाट का लॉसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप का कलर होता है। देखिए 2 तरीके के लैंप होते हैं, लैंप तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन जैसे कि एक होता है सोडियम वेपर लैंप, एक होता है मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप का जो कलर होता है वो होता है पीला कलर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें भी 2 कलर होता है। एक इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जब सोडियम वेपर लैंप है उसको हम लोग जब ऑन करते हैं तो शुरू में कौन सा कलर होता है, तो पिंक होता है, गुलाबी कलर। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो कलर होता है सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप का, सोडियम वेपर लैंप जिसको बोलते हैं, उसका कलर होता है पीला। और मरकरी वेपर लैंप का जो कलर होता है वो होता है ब्लूइश ग्रीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। पावर सिस्टम में 132 केवी या उससे ऊपर के वोल्टेज पर कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। देखिए 132 केवी या उससे ऊपर की बात कर लिया जाए तो हम लोग उपयोग करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर बहुत हाई वोल्टेज पर उपयोग किया जाता है, इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत कम होता है, इसकी ये सब खासियत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट 180 डिग्री मिलता है। देखिए कॉमन बेस एम्पलीफायर में 0 डिग्री मिलेगा, कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री मिलेगा, कॉमन एमीटर में 180 डिग्री मिलता है। तो किसमें 180 डिग्री मिलेगा, कॉमन एमीटर में। देखिए फेज शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने इनपुट सिग्नल दिया इस तरीके से और आउटपुट पर जो सिग्नल मिला इसी तरीके से मिल गया, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कोई फेज शिफ्ट नहीं हुआ, जैसा कि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में होता है। लेकिन कॉमन एमीटर में जो इनपुट सिग्नल हमने दिया इस तरीके से, इसमें जो आउटपुट पर हम लोग को मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज शिफ्ट मिल जाता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसकी विश्वास सबसे ज़्यादा है। जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सब स्टेशन से सिस्टम बनाया जाता है, रिंग में सिस्टम होता है, ट्री सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय होता है वो होता है रिंग मैन सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें सप्लाई को कई 4 तरफ से सप्लाई कनेक्ट किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है। एक अगर डिस्कनेक्ट भी कर दे तो बाकी काम करते रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। DC सीरीज मोटर की नो लोड पर स्पीड कितनी होती है। देखिए DC सीरीज मोटर की बात कर रहा है, एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 5 के। स्पीड की बात कर रहा है तो देखिए DC सीरीज मोटर है नो लोड पर। नो लोड का मतलब क्या हो गया, देखिए जहाँ पर आई होता है वहाँ पर 5 होता है, क्योंकि करंट ही से तो फ्लक्स बनता है। तो यहाँ पर जब नो लोड है तो कोई आई नहीं होगा, कोई धारा नहीं, तो कोई फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का मान 0। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बढ़कर स्पीड क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रेक डाउन रीजन में जीनर डायोड किसके जैसा काम करता है। देखिए आप लोग देखे होंगे, जीनर डायोड के बारे में पढ़े होंगे। जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। ब्रेक डाउन रीजन में किसके जैसा काम करता है, स्थिर धारा सोर्स, स्थिर वोल्टेज सोर्स, स्थिर प्रतिरोध सोर्स। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन अब आप लोग को बता दें
ब्रेकडाउन रीजन जो होता है उसमें जीनर डायोड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, स्थिर वोल्टेज सोर्स की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इस तरीके से होता है ब्रेकडाउन रीजन। इधर होता है रिवर्स बायस, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट मिलता है रिवर्स बायस में, इस पर आकर ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ से जो होता है ब्रेकडाउन रीजन है, यहीं पे जो क्या होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगता है जीनर डायोड रिवर्स बायस में। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टेबलाइजर में उपयोग करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। तो स्टेबलाइजर में किस डायोड, जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका कौन सा ऑप्शन है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए SCR के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। SCR में 4 लेयर होती है इस तरीके से, PN ये लेयर होती हैं। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3। J1 J2 और J3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती हैं। इस तरीके से SCR का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें बहुत से रीजन होते हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन होता है। सब हम लोग SCR में पढ़ते हैं डिटेल में थ्योरी के क्लास में। देखिए एक SCR में होल्डिंग करंट का मान 2 एम्पियर है, तो लैचिंग करंट का मान क्या होगा? देखिए होल्डिंग करंट क्या होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंधित है SCR के, और लैचिंग करंट जो होता है टर्न ऑन प्रोसेस से संबंधित है। हमेशा याद रखिएगा लैचिंग करंट जो होता है वो 2 से 3 गुना होता है किसके? लैचिंग करंट के, होल्डिंग करंट के। तो यहाँ पर देखिए लैचिंग करंट हमेशा ज़्यादा होता है, होल्डिंग करंट हमेशा कम होता है। अब देखिए 2 से 3 गुना है। अब SCR में होल्डिंग करंट तो दे दिया है कि 2 एम्पियर, तो इससे 2 से 3 गुना कर लीजिए। 3 गुना करिएगा तो यहाँ पे आएगा 6 एम्पियर। तो ऑप्शन आप लोग को इसी तरीके से दिए जाते हैं कि 2 से 3 गुना करने पर एक ही ऑप्शन मैच करेगा एग्जामिनेशन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा रिले ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़े होंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले उपयोग किया जाता है? वो होता है बुखोज रिले, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबाधा रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होता है। प्रतिघात रिले जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस रिले, इसका उपयोग करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। और मोर रिले का उपयोग करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का उपयोग करते हैं, जो कि इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर इनमें से किसे नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे, ट्रांसफार्मर में हमेशा AC सप्लाई पर काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को घटाता है। और पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी आप लोग को मालूम है। तो वोल्टेज और धारा को तो बदलेगा, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा को घटाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। धारा और वोल्टेज ये तो बदलेगा, किसे नहीं बदलता है? तो आवृत्ति को नहीं बदलेगा। ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, एक 220/110 kV ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का टर्न 200 है, तो सेकेंडरी का टर्न क्या होगा? देखिए ये जो दिया हुआ है 220/110 kV, तो ये प्राइमरी साइड को दर्शाता है, ये सेकेंडरी साइड को दर्शाता है। तो प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज है E1 220 है, और 110 जो दिया हुआ है 110 kV, ये कहाँ है? E2 है, सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज। अच्छा आप लोग यहाँ से देख कर बता सकते हैं क्या यह कौन सा ट्रांसफार्मर है? चलिए ऐसा क्वेश्चन आगे हमने लिया है, अभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर E1 E2 तो दे दिया है, और क्या दिया? प्राइमरी का टर्न दे दिया, N1 दे दिया। कितना दे दिया? 200। तो निकालना क्या? E2 निकालना है। देखिए ट्रांसफार्मेशन रेशियो का फार्मूला होता है E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर होता है I1/I2। तो I1 I2 से हम लोग से यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं मतलब है, हम लोग E2/E1 बराबर N2/N1 से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए E2 का मान क्या है? 110 है यहाँ पर। देखिए अब देखिए 110/E1 का मान 220 यहाँ पर रखिए। N2 को हम लोग को क्या करना है? निकालना है, और N1 दे दिया है 200। अब यहाँ से देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। 110 दूना 220, 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? ये कितना है? 200, तो आ जाएगा 100 टन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक 220/110 kV ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में धारा 50 एम्पियर, सेकेंडरी में धारा क्या होगी? देखिए ठीक वैसे ही हल करना है। ये क्या? E1 है, ये क्या है? ये E2 है। और देखिए ये क्या? प्राइमरी में धारा है, तो प्राइमरी का मतलब I1, और सेकेंडरी में धारा निकालना है, I2 निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा? E2/E1 बराबर होता है N2/N1 बराबर I1/I2 होता है। ये पूरा फार्मूला होता है ट्रांसफार्मेशन रेशियो का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मतलब किससे है? N2/N1 से कोई मतलब नहीं है। E2/E1 और I1/I2 इसी से मतलब है, तो इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई हल करते हैं। E2 का मान कितना है?
110। अब देखिए 110, E1 का मान कितना है 220, और क्या दिया हुआ है I1 है यहाँ पर। देखिए I1 का मान क्या है 50, और क्या निकालना I2, तो यहाँ से निकाल लीजिए 110 गुना 220, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, I2 का मान क्या मिलेगा 100 एम्पियर। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 एम्पियर। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक मोटर किस ऊर्जा में बदलती है। देखिए आप लोग जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट पर हैंडल लगा कर घुमाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आर्मेचर घूमता है, और आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो कंडक्टर जब कट करता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। तो जनरेटर में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलती है। लेकिन मोटर की बात किया यहाँ पर, मोटर में क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा हम लोग देते हैं, सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। फिर हम लोग को रोटर क्या होता है, मोटर घूमने लगती है, यांत्रिक ऊर्जा मिल जाती है। तो मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है। देखिए अर्धचालक जो होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में दो अर्धचालक हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं, वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों शुद्ध अर्धचालक आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों, जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों क्या हैं, शुद्ध अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन अशुद्ध अर्धचालक है। अब देखिए अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम था, सिलिकॉन था या जर्मेनियम था। अब इनमें हम लोग क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि या 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाइएगा पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा, और 5 संयोजकता वाली अशुद्धि जब मिला दीजिएगा एन टाइप का अर्धचालक मिलता है। ये पी टाइप और एन टाइप ये क्या है, अशुद्ध अर्धचालक है। तो इसमें पूछा कौन अशुद्ध अर्धचालक है, जर्मेनियम सिलिकॉन। हम लोग जान रहे जर्मेनियम सिलिकॉन शुद्ध होते हैं। कापर क्या है, ये तो अर्धचालक है ही नहीं, ये कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर नहीं है, कापर कंडक्टर। यहाँ पर पी तथा एन टाइप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं, ये अशुद्ध अर्धचालक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब आइए अगला क्वेश्चन में, चालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव होगा। देखिए हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं अर्धचालक और कुचालक, इसका जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, नेगेटिव होता है। और जो कंडक्टर होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक जिसको बोलते हैं, ये पॉजिटिव होता है कंडक्टर का। देखिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब आइए क्वेश्चन पर, चालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता पर क्या होगा। अभी हमने बताया चालक क्या है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो चालक का तापमान बढ़ाइए, प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक का तापमान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ गया तो अब बताइए चालकता क्या हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है। तो प्रतिरोध ज़्यादा होने से चालकता का मान कम हो जाता है। तो चालकता कंडक्टेंस जिसका मात्रक होता है मो या साइमेन, जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चालक का तापमान बढ़ाने पर फाइनल रिजल्ट क्या मिला, चालकता पर वो कम हो जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया कि अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए अभी हमने क्या बताया, अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव, और इंसुलेटर का भी। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रतिरोध ताप गुणांक है, तो तापमान बढ़ाइए, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा, कम होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन एक्टिव डिवाइस है। देखिए एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, इस पर हमने एक अलग से क्लासेस ली थी, अभी कल की क्लास या इससे पहले एक दिन क्लास लिए थे, जिसमें हम डिटेल में बताए थे कि एक्टिव डिवाइस होते क्या है, पैसिव डिवाइस होते क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, उनकी पहचान क्या है, सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। वो क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास देख लीजिए। देखिए इनमें से एक्टिव डिवाइस कौन है, यहाँ पर भी हम बता दें एक्टिव डिवाइस वह डिवाइस होती है जो एनर्जी को सप्लाई करती है, और पैसिव डिवाइस वह डिवाइस होती है जो एनर्जी को रिसीव करती है, एनर्जी का खपत करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिवाइस। और एक्टिव डिवाइस कौन से, जो एनर्जी को डिलीवर करती है, सप्लाई करती है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, जिसको बोलते हैं RLC से दर्शाते हैं। प्रतिरोध का मतलब R, प्रेरक L और संधारित्र कैपेसिटर C, ये होते हैं पैसिव डिवाइस। ये एनर्जी का उपभोग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी की खपत करते हैं।
तो प्रवर्धक क्या है? प्रवर्धक है हमारा एम्पलीफायर। ये क्या करता है? एनर्जी को सप्लाई कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन एक्टिव डिवाइस है? वो होता है प्रवर्धक, जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लासेस पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर क्लास आप लोग को पसंद आई तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से हम लोग डेली यूपीपीसीएल TG2 LP टेक्नीशियन की तैयारी अपने चैनल पर करते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।